वन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी डॉन। जैसा कि आप जानते हैं कि बीपीएससी का नोटिफिकेशन आ चुका है और 28 सितंबर यानी कल से आपका फॉर्म भी फिलअप स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो जिनको भी भरना है जल्दी से अपने सारे डॉक्यूमेंट्स बनवा के रेडी रखिए और जैसे फॉर्म आए भर दीजिए। 18 अक्टूबर लास्ट डेट है। तो चलिए हम लोग जो घटना चक्र की सीरीज़ देख रहे थे बीपीएससी PYQ उसको आगे बढ़ाते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री हम लोग देख रहे थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? ये था फर्स्ट में 72 ने भाग लिया था। कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 1885 में हुई थी A.O. ह्यूम के द्वारा, जो कि एक अवकाश प्राप्त अंग्रेज अधिकारी थे। इसका पहला अधिवेशन कब हुआ था? तो ये 28 दिसंबर 1885 को बम्बई स्थित गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ था, विद्यालय में। ठीक है, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में हुआ था। इसमें कुल 72 प्रतिनिधि भाग लिए थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किया था? व्योमेश चंद्र बनर्जी या WC बनर्जी। इसके प्रथम महासचिव A.O. ह्यूम ही थे। ठीक है, और ये A.O. ह्यूम कभी अध्यक्ष नहीं बने थे, ये बात का ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी, अभी हमने देखा 1885 में। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी ह्यूम ने। A.O. ह्यूम का फुल नेम क्या है? एलन ऑक्टेवियन ह्यूम भारतीय सिविल सेवा के सेवानिवृत्त ब्रिटिश अधिकारी थे। ये शिमला में बस गए थे। 1884 में इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय संघ यानी इंडियन नेशनल यूनियन की स्थापना की थी, जो कि क्या था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अग्रदूत था। ठीक है, कलकत्ता, बम्बई, मद्रास का दौरा करने के उपरांत इन्होंने यह घोषणा की कि दिसंबर में भारतीय राष्ट्रीय संघ का एक सम्मेलन पुणे में आयोजित किया जाएगा, जिसमें तीनों महाप्रांतों के सभी भागों के शिक्षित प्रतिनिधि शामिल होंगे। लेकिन पुणे में क्या हो गया था कि उस टाइम हैजा फैल गया था। ठीक है, उस टाइम बहुत ये बीमारी फैला हुआ था, हैजा फैल गया था, जिसके कारण सम्मेलन का स्थान बदलकर क्या किया गया? बम्बई में गोकुलदास तेजपाल में किया गया। भारतीय राष्ट्रीय संघ का पहला अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को हुआ। इसी सम्मेलन में कौन? दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर, सजेशन पर इस संगठन का नाम बदलकर इंडियन नेशनल कांग्रेस INC किया गया। ठीक है, इंडियन नेशनल यूनियन से इंडियन नेशनल कांग्रेस किसके सजेशन पे किया गया? दादा भाई नौरोजी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो ये A.O. ह्यूम थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक फिर से वही असैनिक सेवक थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो ये मुंबई में हुआ था। चलिए ये सेम वही चीज़ रिपीट है, यहाँ पे ये देख लेते हैं ये पॉइंट। 72 प्रतिनिधि में से 38 प्रतिनिधि बम्बई के थे, 21 मद्रास के थे, 3 बंगाल से थे, 7 सदस्य उत्तर प्रदेश से थे तथा अवध से 3 सदस्य थे शामिल थे। ठीक है, कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी A.O. ह्यूम इसके सचिव थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये दादा भाई नौरोजी ने की थी। ठीक है, और देखिए दादा भाई नौरोजी ने 3 बार कांग्रेस का जो सेशन है उसकी अध्यक्षता किया है। ठीक है, कैसे याद रखेंगे? तो देखिए दादा एक है, भाई है और नौरोजी, इनके नाम में 3 ये आ रहा है ना। ठीक है, 3 वक्त सारे दादा भाई नौरोजी, तो याद रखेंगे 3 नेम है, 3 बार इन्होंने अध्यक्षता की है। कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन 1886 में कोलकाता में हुआ। इसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की। इसी अधिवेशन में इंडियन एसोसिएशन तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विलय हो गया था। इसके अतिरिक्त दादा भाई नौरोजी ने 1893 में लाहौर में अधिवेशन की तथा 1906 में 1906 में कोलकाता में की। ठीक है, तो पहला जो सेकंड कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, तो पहली बार जो कोलकाता में इन्होंने 1886 में अध्यक्षता की, और लास्ट जो 1906 हुआ वो भी कोलकाता में ही अध्यक्षता की थी, बीच में एक लाहौर में किया था। महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो ये 1924 आपका है बेलगांव अधिवेशन, बस एकमात्र था ये। दिसंबर 1924 में बेलगांव के कांग्रेस के 39वें वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता गांधी ने किए थे। इस अधिवेशन में एक प्रस्ताव द्वारा यह निश्चित किया गया कि गांधी जी के रचनात्मक कार्यों पर बल दिया जाए। ठीक है, इस अधिवेशन में गांधी दास समझौते को अनुमोदित किया गया। ठीक है, गांधी दास यानी सियादास। इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? देखिए प्रथम भारतीय पूछा है तो सरोजनी नायडू, और प्रथम महिला पूछेगा तो एनी बेसेंट। ध्यान रखिएगा, सरोजनी नायडू 1879-1949 प्रख्यात कवियत्री राष्ट्रवादी थी। ठीक है,
और हाँ, ये ज़रूर देखिए, ये जीके का क्वेश्चन है, ठीक है। जीके हर जगह ऑलमोस्ट सेम होता है, बस क्वेश्चन को पूछने का तरीका, डिफ़िकल्टी लेवल थोड़ा अप एंड डाउन रहता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये बीपीएससी का पूछा हुआ तो बीपीएससी में सिर्फ पूछेगा। आपको एनटीपीसी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, एसएससी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, किसी भी एग्ज़ाम जिसमें जीके पूछा जाता, उसमें भी ये आपको उतना ही हेल्पफुल साबित होगा, ठीक है। इसलिए आप किसी भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करें, वीडियो को बेझिझक देखिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 40वें वार्षिक अधिवेशन कांग्रेस के प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी, ठीक है। कानपुर का जो अधिवेशन हुआ था वो 40वां अधिवेशन था 1925 में। वे महात्मा गांधी की विश्वासपात्र और निष्ठावान सहयोगी थे। स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने पर उन्हें कई बार जेल जाना पड़ा और 1947 से 49 यह उत्तर प्रदेश की गवर्नर भी रही थी, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था? तो ये हुआ था बांकीपुर पटना में, ठीक है। यहाँ पे बांकीपुर, पटना और बांकीपुर दोनों अलग अलग कर दिया है क्योंकि स्पेसिफाई कर दिया है। अगर ये पटना यहाँ पे ऑप्शन नहीं होता, सिर्फ बांकीपुर होता, तो बांकीपुर ये आंसर ऐसे भी है आपका। अगर यहाँ पे बांकीपुर नहीं होता और सिर्फ पटना होता तो पटना भी आंसर आपका सही जाता है, ठीक है। इसका बात का ध्यान रखिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन दिसंबर 1912 में बांकीपुर, बिहार में संपन्न हुआ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन दिसंबर 1912 में बांकीपुर, बिहार में संपन्न हुआ। इस अधिवेशन की अध्यक्षता आर.एन. मधुरकर ने की थी, ठीक है। कौन किया था? आर.एन. मधुरकर। इसी अधिवेशन ए.ओ. ह्यूम को कांग्रेस का पिता कहा गया, ठीक है। तो आपसे इस टाइप का भी सवाल पूछा जा सकता है कि किस अधिवेशन में, ठीक है, किस अधिवेशन में ए.ओ. ह्यूम को कांग्रेस का पिता कहा गया? तो ये आपका कहा गया कांग्रेस के 27वें अधिवेशन, जो कि 1912 बांकीपुर में हुआ, ठीक है। पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसने लिखी? ये दादा भाई नौरोजी ने आपकी लिखी है। किसने कहा था कांग्रेस आंदोलन ना तो लोगों का द्वारा प्रेरित था, ना ही उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था? ये कहे थे सर सैयद अहमद खान, जो कि पहले तो कांग्रेस के तरफ थे, बाद में मुस्लिम लीग के साइड रहते। चलिए, 1888 में सर सैयद अहमद खान ने एक संयुक्त राजभक्त सभा यूनाइटेड इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन बनाई, ठीक है, जिसका स्पष्ट उद्देश्य कांग्रेस के प्रचार को निष्फल बनाना था और लोगों को कांग्रेस से दूर रखना था। सैयद अहमद खान ने कहा था कांग्रेस आंदोलन ना तो लोगों द्वारा प्रेरित था, ना ही उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया था। मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी यह बड़ी इच्छा है कि भारत में रहते हुए इसके शांतिप्रिय निधन में सहायक बने। ये किसने कहा था? तो ये कहा था आपका कर्जन ने। अंग्रेज शासक समझते थे कि नरमपंथियों के नेतृत्व में कांग्रेस काफ़ी कमज़ोर है, ठीक है, जनता में इसके पैठ नहीं आता, इसे ख़त्म किया जा सकता है। इस नीति के सबसे बड़ा प्रवक्ता थे लॉर्ड कर्जन। देखिए, नरमपंथी कौन थे? जो सोचते थे कि सब कुछ संवैधानिक ढंग से या क्या बोलते हैं उसको, मतलब क्षमा याचना टाइप की करके बात किया जाए। 1900 में कर्जन ने कहा था मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है। चलिए, वर्ष 1903 में उन्होंने मद्रास के गवर्नर को लिखा, जब से मैं भारत आया हूँ मेरी नीति यही रही है कि किसी भी तरह कांग्रेस को नपुंसक बना सकूं। कर्जन ने कांग्रेस के अध्यक्ष को नेतृत्व में प्रतिनिधि मंडल से मिलने से इनकार कर दिया था। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न से किस वायसराय के काल में भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर उपाधियाँ प्रदान करना प्रारंभ हुआ था? किसके काल में ये हुआ था? तो ये आपका लॉर्ड लिटन के काल में हुआ था, ठीक है। लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर उपाधियाँ मिलना शुरू हुई। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में लॉर्ड लिटन के काल में पारित हुआ था, ठीक है। जो प्रेस पर प्रतिबंध, जो बैन लगाया जा रहा था, उसको वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कहते हैं, 1878। वो लिटन के टाइम में शुरू हुआ और कौन बंद किया था? रिपन ने बंद करवा दिया था, ठीक है। तो कैसे ये कन्फ्यूज़न होगा लिटन और रिपन में, तो ध्यान रखेंगे कि अल्फ़ाबेट में एल पहले आता है, तो एल आपका लिटन शुरू किया और आर बाद में, यानी रिपन ने बंद किया, ठीक है। अधिकतर नरमपंथी नेता थे ये शहरी क्षेत्रों से थे। अधिकतर उदारवादी राजनीति या राजनीतिक भिक्षावृत्ति के युग में अधिकांश नरमपंथी नेता यह था दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, दिनेश वाचा, व्योमेश बनर्जी और सुरेंद्रनाथ बनर्जी जैसे नेता शहरी क्षेत्रों से संबंधित थे। इस काल में कांग्रेस पर समृद्धशाली मध्यवर्गीय बुद्धिजीवियों का, जिनमें वकील, डॉक्टर, इंजीनियर, पत्रकार एवं साहित्यिक व्यक्ति सम्मिलित थे।
उपाधियां और बड़े बड़े पद इन लोगों के लिए आकर्षण रखते थे। कांग्रेस में आने वाले वे प्रतिनिधि बड़े बड़े नगरों से आते थे और जनसाधारण को से इनका कोई संपर्क नहीं था। फिरोज शाह मेहता ने स्वयं कहा था, कांग्रेस की आवाज़ जनता की आवाज़ नहीं है, परंतु उनके साथ रहने वाले अन्य देशवासियों का यह कर्तव्य है कि वे इनकी भावना को समझें और उन्हें व्यक्त करें, उनके उपचार का प्रयत्न करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन उपग्रंथी नहीं थे? उपग्रंथी कौन नहीं थे? ये गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है। उपग्रंथी या बोलिए उग्रवादी। गोपाल कृष्ण गोखले उदारवादी खेमे से संबंध थे। वह स्वभाव में मृदु न्यायप्रियता में विश्वास करते थे। उनका पूर्ण विश्वास था कि देश का पुनरुद्धार उत्तेजना के बवंडरों से नहीं हो सकता। वे साधन और साधे दोनों की पवित्रता में विश्वास करते थे। इन्हीं के विचारों से प्रभावित होकर गांधी जी उनके शिष्य बन गए, ठीक है। इन्होंने 1889 में इलाहाबाद कांग्रेस अधिवेशन के मंच से राजनीति में भाग लिया। 1897 में उन्होंने वाचा और भारतीयों को भारतीय व्यय के लिए नियुक्ति वेल्बी आयोग के सम्मुख साक्ष्य देने को कहा। वर्ष 1902 में बम्बई अधिवेशन परिषद के लिए और क्लांटर में इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए चुने गए थे। कौन? गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है। इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए 1902 में चुने गए थे। भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? तो गोपाल कृष्ण गोखले, जिसको इंडियन सर्वेंट सोसाइटी भी कहते हैं, सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी। 1905 में पूना में गोपाल कृष्ण गोखले ने भारत सेवक मंडल सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना की, जिसका उद्देश्य भारत सेवा के प्रचारक तैयार करना था और संवैधानिक रूप से भारतीय जनता के सच्चे हितों को प्रोत्साहित देना था। इस मंडल ने वे श्रीनिवास शास्त्री, जी.के. देवधर, M.N. जोशी, पंडित हृदयनाथ कुंजरू जैसे महान समाज सेवक पैदा किए, जैसे M.C. सेतरवाल, B.N. राव, अलादी कृष्णस्वामी अय्यर इसके प्रख्यात सदस्य थे, ठीक है। 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये फिर से वही सेम क्वेश्चन, गोपाल कृष्ण गोखले। रजनी पामदत्त ने कहा, वे साम्राज्यवाद से लड़ते भी थे और सहयोग भी करते थे। उन्होंने किस राजनीतिक गठबंधन के बारे में यह कहा था? तो ये कहा था आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में कहा था। रजनी पामदत्त ने यह कथन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में कहा था। कांग्रेस कई अवसरों पर अंग्रेजी हुकूमत के साथ सहयोग भी करती थी। जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब हुआ था तो भारतीय सहयोग हो या गांधी इरविन वार्ता। इसके अतिरिक्त भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने साम्राज्यवाद का विरोध करते हुए अंग्रेजों से आज़ादी की लड़ाई लड़ते हुए देश को स्वतंत्र भी कराया। आज का लास्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों के प्रभाव दिन आया है 1906 के बाद। वर्ष 1906 के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के भीतर गर्म दल का प्रभाव बढ़ा था। गर्म दल का नेतृत्व जो था प्रमुख कांग्रेस नेता बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र जिसको लाल बाल पाल कहते हैं, अरविंद घोष ने मिलकर किया। इन नेताओं ने स्वराज का अपना लक्ष्य बनाया। तिलक ने नारा दिया, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। चलिए।